हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये हमारा एसएससी जीडी का पेपर थर्ड है, जो प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड पेपर सेट कराए हैं। अगर आपने वो वाली इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है हमारा, वो है आपका जो डीपी डबल आई टी है, तो इसका अर्थ क्या है। तो ये ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित है, तो व्यापार और उद्योग से संबंध रखता है। जो डीपी डबल आई टी है, तो इसका अर्थ क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन इंडस्ट्री ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब हम बात करते हैं कि इसका, तो ये तो फिलहाल का नाम है। तो इसका जो ये जो नाम है, ये 27 जनवरी 2019 का नाम है इसका। तो इससे पहले इसका क्या नाम था। तो इससे पहले इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन था। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो इसका जो पहले नाम था ये था, और इसकी जो स्थापना थी ये 1995 में हुई थी। अब देखिए, तो और ये भी एक ये है कि ये किसके अंडर आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और ये अंडर आता है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि ये मतलब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये रेस्पॉन्सिबल रहता है तो ये आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। और जो एफडीआई रहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहता है। अब जैसे आपसे एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि इसका नाम कब चेंज किया गया। जो डीपी डब्ल्यू आई टी था, इसका नाम 27 जनवरी 2019 को चेंज किया गया था, और इसकी जो स्थापना थी 1995 में हुई थी। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि जो संदीप कुमार हैं, ये किस खेल से संबंधित है। जो संदीप कुमार हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो जो संदीप कुमार हैं, ये आर्चरी से संबंधित हैं। इन्होंने 2014 में गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीता था, और ये जो एशियन गेम्स में जीता था, एशियन गेम्स में जीता था। और ये जो एशियन गेम्स थे, ये कहाँ हुए थे आपके, साउथ कोरिया में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे क्रिकेट से आपको पता है कि विराट कोहली जी हैं, और एम एस धोनी हैं, और सचिन तेंदुलकर हैं, थे, मतलब क्रिकेट से संबंधित थे। और युवराज सिंह हैं, और रोहित शर्मा हैं, और ऋषभ पंत हैं। तो ये जो है केएल राहुल हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। अब जैसे रेसलिंग से संबंधित आपके केडी जादव हैं, जो रेसलिंग से संबंधित हैं, वो केडी जादव हैं आपके। बजरंग पूनिया हैं, बजरंग पूनिया हैं। और गीता बबीता हमारी छोरियां छोरों से कम है, कि जो दंगल मूवी बनी है, इन्हीं के ऊपर बनी है। और जो बॉक्सिंग से संबंधित है, वो आपकी जैसे मैरी कॉम है, और विजेंद्र सिंह है, विजेंद्र सिंह है।
तो ये आपके किससे संबंधित है? मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह। तो ये आपके बॉक्सिंग से संबंधित हैं। तो अब है हमारा अगला प्रश्न है, तो ये तीसरा प्रश्न है। तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉन्च द मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है, तो ये किस किस राज्य में लॉन्च की गई? तो जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है, ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च की गई। MMSKY कब? नेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन पर। तो जो नेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन, अब आपसे पूछा जा सकता है कि लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। 1 मई को क्या लेबर डे मनाया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका, इन इंडियन डांस गिवन द रिकॉग्निशन ऑफ द एक्सीलेंस अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिसर्च स्टडीज इन द इंडियन डांस। तो कौन सा अनुसंधान है जो उत्कृष्ट उपलब्धि, जो भारतीय नृत्यों में प्रदर्शन और उत्कृष्ट उपलब्धि की मान्यता दी जाती है? तो ये मनोरमा ठक्कर अवार्ड है। तो इसके तहत जो मान्यता दी जाती है, मनोरमा ठक्कर अवार्ड के तहत ये मान्यता दी जाती है। तो अब है हमारा ये 5वां प्रश्न है, विच हॉकी टीम वाज विनर द फर्स्ट मैन हॉकी वर्ल्ड कप इन 1971। तो कौन सा फर्स्ट मैन हॉकी वर्ल्ड कप? तो जो फर्स्ट मैन हॉकी वर्ल्ड कप था, ये 1971 में पाकिस्तान ने जीता था, 1971 में। और इंडिया ने जो मैन हॉकी वर्ल्ड कप था 1975 में, ये कुलालुमर में इंडिया विनर रहा। कुलालुमर इंडिया विनर रहा। ये कहाँ है? मलेशिया, मलेशिया में हुआ था। तो 1975 में इंडिया विनर रहा। तो जो पहला फर्स्ट मैन हॉकी वर्ल्ड कप था, तो किसने जीता? पाकिस्तान ने। इंडिया ने 1975 में जीता था। अब है हमारा छठा प्रश्न है, हु अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ द नाथूराम मिर्धा राजस्थान। तो राजस्थान में एक अभी नाथूराम मिर्धा प्रतिमा का अनावरण किया है, वो किसने किया है? तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो ये इन्होंने किया है, श्री जगदीप धनखड़। तो इन्होंने ये जो नाथूराम मिर्धा प्रतिमा का अनावरण किया है, कब? 2023 मई 2023 में किया था। तो ये करंट अफेयर से संबंधित है ये प्रश्न। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा 7वां प्रश्न है, तो विच स्पोर्ट्स एसोसिएट विद एलन बॉर्डर मेडल। जो एलन बॉर्डर मेडल है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो एलन बॉर्डर है, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। एक ये ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है एलन बॉर्डर मेडल। तो ये क्रिकेट से संबंधित है एलन बॉर्डर मेडल। तो अगला है हमारा 8वां प्रश्न है ये, द IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन द एथलेटिक्स बिकम द फुली प्रोफेशनल कंपटीशन फ्रॉम। तो ये विश्व चैंपियन प्रतियोगिता पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी, कब? 1997 में। तो जो अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि IAAF की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपकी इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलीट फेडरेशन। इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलीट फेडरेशन।
तो इसकी जो फुल फॉर्म है IAAF की, इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलीट फेडरेशन। तो ये पूछा जा सकता है। और ये फुल्ली मतलब पेशेवर कब बनी? 1997 में, 1997 में। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन किस तरह के हैं। तो तो 9वां प्रश्न है आप, सिक्किम वाज द एसोसिएटेड विद द यूनियन टेरिटरी वाई द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, मतलब जो सिक्किम था भारतीय संघ में जोड़ा गया, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? तो ये 36वां अमेंडमेंट एक्ट था। तो ये 1975 में हुआ 36वां अमेंडमेंट एक्ट। तो अब देखिए, थोड़ा हम इसके बारे में हम जानते हैं कि जो सिक्किम है ये आर्टिकल कौन से में आता है? ये आर्टिकल 71F में आता है। जो सिक्किम है इसको स्पेशल दर्जा दिया गया है। और इसके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये ऑलवेज ग्रेटर मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 होते हैं इसमें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो 36वां संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। तो ये हमारा 10वां प्रश्न है। तो मूंगा सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ सिल्कवर्म एंडेमिक टू द विच स्टेट? जो मूंगा सिल्क है ये किस स्टेट में है और ये मतलब अभी एंडेमिक टू द विच स्टेट? तो ये आपका असम में है। जो मूंगा है, मूंगा सिल्क, ये कहाँ है आपका? असम में। अब जैसे तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में आपका कांचीपुरम सिल्क है, कांचीपुरम सिल्क कहाँ है आपका? कांचीपुरम सिल्क की साड़ी बनती है। और राजस्थान जो है आपका, इसको हम लैंड ऑफ किंग्स के नाम से जानते हैं राजस्थान को। और जैसे यहाँ का यहाँ आपका कलबेलिया डांस भी है, घूमर भी है, कलबेलिया डांस है और घूमर है। तो ये यहाँ के डांस हैं राजस्थान के लिए। पिंक सिटी के नाम से जो राजस्थान में जयपुर है उसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे यूपी है आपका, यूपी में जैसे सारनाथ स्तूप है, वाराणसी है, मतलब कल्चरल, जो वाराणसी को कल्चरल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। मथुरा है, श्री कृष्ण जी की नगरी है। अयोध्या है, श्री राम जी की जन्मभूमि है। और लखनऊ जैसे फेमस है बड़ा इमामबाड़ा के लिए। और आगरा है आपका, आगरा ताजमहल के लिए। तो फतेहपुर सीकरी है बुलंद दरवाजे के लिए। तो ये मतलब आप याद रखें कि कौन सी चीज किस चीज मतलब कौन सा स्टेट किस चीज के लिए फेमस है। तो अगला है हमारा, तो ये हमारा 11वां प्रश्न है। Who was the first Indian female aptitude to climb Mount Everest? तो यहाँ ये विकलांग, यहाँ दिव्यांग भारतीय महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है? तो जो दिव्यांग महिला है वो है अरुणिमा सिन्हा। तो ये मतलब वॉलीबॉल प्लेयर थी, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी ये। इनकी मतलब दोनों पैर कट गए थे। जैसे ये ट्रेन में सफर कर रही थी, तो वहां कुछ चेन स्नैकर आए जो चेन छीनने वाले थे। तो इनसे चेन छीन रहे थे, इन्होंने चेन मतलब देने से मना कर दिया और उसी वजह से इनको मतलब ट्रेन से फेंक दिया। तो इनके पैर कट गए, मतलब पैर कट गए थे। तो इन्होंने उसके बावजूद भी
माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो ये बड़े ही गौरव सम्मान की बात है कि हमारे देश की महिलाएं नाम रोशन करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये 12वां प्रश्न है। तो अगला है द प्लेस वेयर द डांडी साल्ट मार्च हैपेंड लाइज इन द प्रेजेंट डे ऑफ स्टेट। जो डांडी मार्च था ये किस राज्य में था? तो ये आपका गुजरात में था। डांडी मार्च। इसको अदर नेम बोल दे के इसका दूसरा नाम क्या था? तो इसको हम कह सकते हैं साल्ट सत्याग्रह। सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और ये डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को एंड हुआ था। इसका मतलब जो नमक से रिलेटेड कानून था उसको एंड किया गया। 1930 में हुआ था ये डांडी मार्च। और गांधी जी के साथ 78 वॉलंटियर थे जिन्होंने ये डांडी मार्च में भाग लिया। तो कितने थे? 78 वॉलंटियर थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है औपनिवेशिक शासकों को उपनिवेशकों में लोगों को शिक्षित करने में संघर्ष करना पड़ा। तो इसका जो औपनिवेशिक शासकों को उपनिवेशों में लोगों को शिक्षित करने में संघर्ष करना पड़ा। टू मच एजुकेशन कुड लीड द रिवोल्ट। जब मतलब उनको शिक्षा प्रदान की गई तो वो एक तरह से विद्रोह में कन्वर्ट हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, टू मच एजुकेशन कुड लीड टू रिवोल्ट। तो अगला है हमारा, ये आपका 14वां प्रश्न है। हु फाउंडेड द होलकर डायनेस्टी, वन ऑफ द रीजनल मराठा डायनेस्टी। तो जो होलकर डायनेस्टी की स्थापना किसने की? तो मल्हार राव जी ने होलकर डायनेस्टी की स्थापना की। ये जो मराठा साम्राज्य था उसमें सामंत थे और ये होलकर डायनेस्टी के पहले कह सकते हैं कि संस्थापक या स्थापना इन्होंने ही की थी। होलकर डायनेस्टी की स्थापना इन्होंने ही की थी। मराठा में सामंत और सूबेदार के पद पर थे। तो मल्हार राव जी ने होलकर राजवंश की स्थापना की। और जैसे आपको पता है अहिल्याबाई होलकर जी थी। तो अहिल्याबाई होलकर जी थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो वो होलकर राजवंश से बिलोंग करती थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है 15वां प्रश्न है। As a part of the fundamental right, the Constitution of India guarantee the right to। जो फंडामेंटल राइट है तो संविधान में किस अधिकार तो मौलिक अधिकार गारंटी देता है किसकी? इनमें से मतलब किसकी? डिवोर्स की, ट्रैवल की, या इक्वलिटी की, या मैरिज की। तो इक्वलिटी की गारंटी देता है। जो अपना संविधान है, इंडिया का संविधान है, ये राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। तो जो राइट टू इक्वलिटी है ये आर्टिकल कौन से में आता है? आर्टिकल 14 में आता है, 14 में आता है, आर्टिकल 14 में। और देखिए जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल जो राइट है ये आपके 12 से लेकर 15 में आते हैं। ये अभी आपका आरआरबी में ये प्रश्न पूछा गया था। शायद आरआरबी के जेईई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है ये मतलब किस आर्टिकल में आते हैं। वहां कई सारे ऑप्शन दिए थे। तो आरआरबी के जेईई एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया था, आरआरबी जेईई में। तो इस तरह से ही प्रश्न बनते हैं कि फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में 12 से 35 आते हैं। और आपसे जैसे यहां पूछ ले कि ये भाग किस में आते हैं, तो पार्ट
कौन से पार्ट में, जो फंडामेंटल राइट है पार्ट थर्ड में आते हैं। तो इस तरह से भी आपको मतलब घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये मतलब जो पार्ट थर्ड में कौन सा आर्टिकल आता है। तो फंडामेंटल राइट्स तो आपसे मतलब घुमा के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, जो टेरिलिन है इज अ टाइप ऑफ, जो टेरिलिन किसका टाइप है, ये पॉलिस्टर का ही एक टाइप है टेरिलिन। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका, ग्रेगर जोहन मेंडल ने अध्ययन करके वंशानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये मटर पर इन्होंने थ्योरी स्टडी की थी और वंशानुगत क्रम सिद्धांत को इन्होंने मतलब एक तरह से प्रतिपादित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, द गंगा इज अप्रोक्सीमेटली इज किलोमीटर लॉन्ग। तो जो गंगा की लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। अब जैसे आपसे यहाँ पूछा जा सकता है जो गंगा है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है आपकी, जैसे अलकनंदा है, अलकनंदा है, राम गंगा है, राम गंगा है, काली है और यमुना है, गोमती है और आपकी कोसी नदी है, कोसी, और जैसे घाघरा है, घाघरा नदी है और सोन नदी है। तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अब जैसे अभी आपका कुंभ मेला लग रहा है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस नदी पर लग रहा है। तो आप कमेंट में बताएं कि जो कुंभ मेला है अभी यूपी में लग रहा है तो ये किस नदी पर लग रहा है। तो कमेंट में आंसर जरूर दें कि जो कुंभ मेला है यूपी में कौन सी नदी पर लग रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, ये 19वां प्रश्न है, इन जनरल रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। तो देखिए जो सामान्य तौर पर किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके घटक धातुओं की होती है, मतलब ये हायर रहती है। अब देखिए हायर क्यों रहती है, जब हम मिक्स करते हैं, मिक्स टू मेटल्स, तो जो एटॉमिक अरेंजमेंट रहता है, जो एटॉमिक अरेंजमेंट जो रहता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लो हम जैसे एक तरह से हम बोलें, पहले हमारे पास 2 था, इसमें 3 और ऐड किया तो ये इसकी क्वांटिटी कितनी होगी 5। तो वही है कि जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें जब चेंज हो जाता है तो इंक्रीज हो मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये हार्डर मतलब हार्डर फॉर्म में हो जाता है, हार्डर फॉर्म। तो इसीलिए इसको मतलब हायर रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है ये लास्ट प्रश्न है आपका। तो द चांद मीनार इज लोकेटेड इन, तो जो चांद मीनार है ये कहाँ लोकेटेड है, ये आपकी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में आपकी एलोरा भी है, एलोरा और अजंता, ये आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में। अब जैसे मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल है। यूपी में आपका ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, लाल किला है और
बड़ा इमामबाड़ा है, तो ये आपके यूपी में है। अब आपको बताना है कि केरला किसके लिए फेमस है। देखिए अब आपके पास कमेंट में देने के लिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं और दोस्तों में शेयर करें। देखिए 2 प्रश्न है आपके लिए कमेंट में कि महाकुंभ जो है, महाकुंभ जो मेला है, ये आपका मेला है, ये आपका यूपी में किस नदी के किनारे पर लग रहा है, किस नदी के किनारे पर लग रहा है। तो पहला प्रश्न ये बताना है आपको। और दूसरा जो प्रश्न है, मतलब केरला में कौन सा टेम्पल है, टेम्पल बता सकते हैं केरला में, टेम्पल कौन सा है। आपको ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में देने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करना ना भूलें।